वेलकम अगेन टू अवर चैनल गणेशा वर्ल्ड। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे 11th केमिस्ट्री की एक सीरीज चल रही है जिसमें से हम फर्स्ट यूनिट को पढ़ रहे थे और आज हम पहुंच गए हैं दोस्तों मूल संकल्पना, मूल कॉन्सेप्ट या मूलों की संख्या। तो दोस्तों, आज हम मूल संकल्पना क्या होती है ये देखेंगे, इससे संबंधित न्यूमेरिकल देखेंगे, मोलों की संख्या क्या होती है उसको हम समझेंगे, इससे संबंधित न्यूमेरिकल समझेंगे। इसके आगे दोस्तों हम एवोगैड्रो संख्या क्या होती है इस संख्या को समझेंगे और उसके बाद दोस्तों एवोगैड्रो नियम को समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर उसके पास बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों आइए हम समझते हैं मूल संकल्पना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी वस्तु या फिर किन्हीं चीजों की संख्या को गिनने के लिए हम जो हमारी गिनती होती है उसका यूज करते हैं। तो दोस्तों, उसी प्रकार यदि हमें अणुओं की संख्या को गिनना है, परमाणुओं की संख्या को गिनना है या फिर आयनों की संख्या को गिनना है, तो दोस्तों इन संख्या को गिनने के लिए हम जिस इकाई का उपयोग करेंगे उस इकाई को हम कहते हैं दोस्तों मूल संकल्पना या मूल कॉन्सेप्ट या मूलों की संख्या। तो दोस्तों, परमाणु, अणु एवं आयनों की संख्या को गिनने के लिए जिस इकाई का उपयोग करते हैं उस इकाई को हम बोलते हैं मूल संकल्पना या मूल संख्या। तो ध्यान रखना दोस्तों, अणु, परमाणु और आयनों की संख्या को गिनने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उसे हम मोलों की संख्या को कहते हैं। दोस्तों, आगे आपको ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, इसको याद रखना है। एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये आपको मोस्टली याद रखना है दोस्तों। एक मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23। इसके बाद दोस्तों, यदि हम किसी परमाणु, किसी अणु या फिर किसी आयन का अगर मोलों की संख्या निकालना है तो उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों, हमें इस परमाणु, ये हमारे पास कोई परमाणु है, ये Na, इस परमाणु का हमें मोलों की संख्या निकालनी है। तो दोस्तों, इस मोलों की संख्या निकालने के लिए इस परमाणु का हमें भार की जरूरत पड़ेगी और इस परमाणु के हमें अणु भार की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपको जैसे 23 ग्राम सोडियम के मोलों की संख्या क्या है तो आपको ये निकालना है। तो इसके लिए आपको इसके भार, तो भार तो आपको दिया है कितना है 23 ग्राम, और इसका अणुभार, अब इसका अणुभार क्या होता है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अणुभार भी दोस्तों आपको पता है सोडियम का कितना होता है 23। तो अगर इसके मोलों की संख्या निकालेंगे तो पदार्थ का भार, अब पदार्थ दोस्तों यहाँ पर क्या है सोडियम, पदार्थ का भार कितना है यहाँ पर 23 और पदार्थ का अणुभार भी कितना है 23। 23 में 23 कट गया 23। तो मतलब 23 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितनी है दोस्तों 1। क्या दोस्तों 1 है। इसके बाद दोस्तों हम आगे इसको देखते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया मोलों की संख्या का पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। अब दोस्तों जो मोलों की संख्या है उस मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। देखो संख्या है तो नंबर होगा, संख्या को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, तो इसलिए हम दोस्तों इसको n से व्यक्त करेंगे। इसके बाद दोस्तों पदार्थ का भार, अब पदार्थ में तो आपको पता ही है दोस्तों पदार्थ में क्या क्या आ सकता है। अब यहाँ पर अणु, परमाणु, आयनों की संख्या निकाल रहे हैं तो इस पदार्थ की जगह अणु, परमाणु या फिर आयन आ सकता है। यदि हम परमाणु की मोलों की संख्या निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा परमाणुओं का भार बटे परमाणुओं का अणुभार, मतलब इसके इस प्रकार से हो जाएगा। तो भार को दोस्तों हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में वेट, तो क्या हो जाएगा अपना W। इसके बाद दोस्तों पदार्थ का अणुभार, अब अणुभार क्या होता है दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसको हम मोलर मास बोलते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में व्यक्त करेंगे दोस्तों किससे m से, इसको मैं कैपिटल W लिख दे रहा हूं ये। तो दोस्तों यहां से जो n है मोलों की संख्या है उसका फॉर्मूला बन जाता है n बराबर W/m। ये आपको हमेशा याद रखना है। दोस्तों अब आगे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं
यदि देखो हमें पता है दोस्तों, जो विलयन होता है वो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक विलेय और एक होता है विलायक। हमें याद रखना हमेशा, कोई भी जो विलयन होता है वो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक होता है विलेय और एक होता है दोस्तों विलायक। दोस्तों जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा विलयन में अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। जैसे दोस्तों नमक का विलयन बनाया, मैंने नमक का विलयन बनाया, तो दोस्तों नमक की विलयन बनाते हैं तो नमक की मात्रा उसमें कम लेते हैं और जल की मात्रा अधिक लेते हैं, तो वहां पर नमक विलेय होगा और जल होगा दोस्तों वहां पर विलायक। तो ऐसा ही कर रहा हूं दोस्तों कि मान ले रहा हूं यहाँ पर दोस्तों मैं विलेय को बी से व्यक्त करूंगा। किससे दोस्तों? बी से। तो मान लेते हैं विलेय बी है और जो विलायक है दोस्तों उस विलायक को हम मान लेते हैं ए। ये हमेशा आपको याद रखना है, पूरी 11th में आपको याद रखना है, पूरी 12th में याद रखना है, बीएससी एमएससी करो आप कहीं भी इनको याद रखो कि विलेय को हम बी से व्यक्त करेंगे और विलायक को हम व्यक्त करेंगे ए से। इसके बाद अगर मैं आप दोस्तों आपसे बोलूं कि आप विलेय के मोलों की संख्या निकालो, अब विलेय के मोलों की संख्या निकालो, तो आप बोलोगे सर मोलों की संख्या तो हम एन से व्यक्त करते हैं, अब विलेय है तो विलेय की मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? सॉरी विलेय है तो विलेय के लिए क्या हो जाएगा सर? बी। तो ये हो जाएगी सर विलेय की मोलों की संख्या। तो क्या फिर यहाँ भी चेंज हो गया क्या सर? हाँ यहाँ भी चेंज होगा, क्योंकि अब जो W है वो W किसका होगा? विलेय का होगा, और जो M है दोस्तों वो M भी किसका होगा? वह भी विलेय का होगा। तो ये दोस्तों विलेय की मोलों की संख्या का फॉर्मूला। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि विलायक के मोलों की संख्या आप निकालो, तो आप क्या कहोगे सर? मोलों की संख्या तो n होती है और विलायक होता है ये, तो ये हो गया सर विलायक के मोलों की संख्या। अब क्या यहाँ भी चेंज होगा? तो बिल्कुल होगा सर, क्योंकि अब जो W होगा सर ये विलायक के लिए होगा और ये M होगा सर ये भी विलायक के लिए होगा। तो ये Na बराबर क्या हो गया? WA/MA। दोस्तों आपको इसको हमेशा याद रखना है, ये हमारे लिए मोस्ट है फॉर 12th। अभी 11th में हम पढ़ रहे हैं, 11th में तो हमें पढ़ना ही है, साथ में ये हमारे लिए 12th में बहुत काम देगा, तो ये हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद दोस्तों हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, 50 मोल नियोन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। हमसे बोला गया है कि 50 मोल आपको नियोन दिया है, इस 50 मोल नियोन में परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो हमें इसके लिए सॉल्व करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि एक मोल जो होता है उस एक मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, और इसने बोला है जो एक मोल परमाणु होते हैं उस एक मोल में परमाणुओं की संख्या दोस्तों ये होती है। आपको हमेशा याद रखना है एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। अब उसने बोला है कि 50 मोल नियोन में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों इसके लिए आपको लिखना होगा 50 मोल नियोन। अब हमें एक मोल का तो पता है इतना होता है, तो इस एक मोल का यदि हम 50 में गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 मोल में परमाणुओं की संख्या। अब एक मोल का इतना होता है, तो 50 मोल में जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 मोल की आ जाएगी। जब दोस्तों हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो लगभग आएगा 301.1 इंटू 10⁻23। ये लगभग कुछ हमारा दोस्तों आंसर आएगा। आप इसका मल्टीप्लाई खुद से करोगे। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन 50 मोल नियोन अगर आ गया तो इसमें जो परमाणुओं की संख्या है वो दोस्तों कितनी है? 301.1 इंटू 10⁻23। तो 50 मोल नियोन में इतने परमाणुओं की संख्या है। दोस्तों यह पहला प्रकार हुआ हमारे न्यूमेरिकल का।
इस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार का जाए, यहां से यदि आपने से 50 मोल ऑक्सीजन का पूछ ले, 50 मोल नाइट्रोजन का पूछ ले, या फिर 118 तत्वों में से कोई सा भी तत्व यहाँ पर उठाकर रख दे, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से है तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 25 आएगा तो आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 20 आएगा तो आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा कोई चेंज नहीं होगा। दोस्तों अब हम कोई दूसरा प्रकार उठाएंगे। हमारा दूसरे प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों है 40.4 ग्राम नियोन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। अब हमने दोस्तों बोला है कि जो परमाणुओं की संख्या होती है वो तो मोल में होती है। अब मोल में तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर किस में दिया है, ग्राम में। और हमें पता है परमाणु अणु या फिर जो आयनों की संख्या होती है वो होती है मोल में। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस ग्राम को इस मोल में चेंज करेंगे। तो हमें दोस्तों ये नियोन परमाणु है, इस नियोन परमाणु को हमें मोल में चेंज करना है। तो हमें इसके लिए इसका भार पता होना चाहिए और इसका अणु भार पता होना चाहिए। दोस्तों हमें नियोन का भार तो पता है 40.4 ग्राम दिया है, अब हमें इसका अणु भार पता नहीं है, तो वो भी हमें पता है। तो जो अणु भार है उसका ये अणु भार होता है लगभग दुगना। अब मैंने क्या बोला था दोस्तों, जो परमाणु क्रमांक होता है उस परमाणु क्रमांक के लगभग दुगना होता है उसका अणु भार। तो यहाँ पर हमें पता है नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, तो जो परमाणु भार होता है दोस्तों वो लगभग दुगना मतलब 20 होता है। लेकिन लगभग बोला तो ये दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा होता है, 20 से 20.2 होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम नियोन के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार। दोस्तों यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, वहां पर पदार्थ का भार था, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों भार जो है वो आपको दिया है 40.4, और दोस्तों जो नियोन है उस नियोन का जो अणु भार होता है वो होता है 20.2। तो ये लिख दिया मैंने 20.2। अब यहाँ से दशमलव से तो दशमलव कट गया दोस्तों। अब 202 दूनी कितना होता है 404, तो ये कितना आ गया दोस्तों 2। तो यहाँ पर दोस्तों जो मोलों की संख्या है वो आ गई 2। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों वो ये पूछा है कि 2 मोल नियोन में परमाणुओं की संख्या कितनी है। अब ये जो दोस्तों क्वेश्चन है वो पहले जैसा बन गया, जो पहला प्रकार मैंने कराया था उसके जैसा बन गया। अब 2 मोल नियोन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है, तो आप क्या कर लोगे, 2 मोल नियोन में परमाणुओं की संख्या। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 इंटू और 2, अब 2 मोल बोला है, अब 2 इंटू 2। अब दोस्तों 1 मोल का हमें मान पता है कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। दोस्तों इसका जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पीछे से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं दोस्तों, ये वाली संख्या में इस 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि समान संख्या का समान संख्या में मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर यदि कोई घात वाली संख्या होती तो इसमें मल्टीप्लाई होता। तो 2 का इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6, अब 2 दूनी 4, 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 12 इंटू 10 की पावर दोस्तों आ जाएगा 23। तो दोस्तों जो 40.4 ग्राम नियोन है उसमें परमाणुओं की संख्या है 12.046 इंटू 10⁻23। लेकिन दोस्तों अपन को इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों यदि इस प्रकार से कोई अन्य क्वेश्चन भी आ जाता है, यहाँ पर नियोन है ऑक्सीजन के लिए आ जाए या फिर नाइट्रोजन के लिए आ जाए, तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इस टाइप से करेंगे। यदि उसने बोल दिया कि 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या बताओ, तो दोस्तों हमें पता है 32 ग्राम भार है
और इस O2 का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये 2 ही प्रकार के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आएंगे। इसके बाद दोस्तों हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगली परिभाषा है एवोगैड्रो संख्या। तो दोस्तों जो एवोगैड्रो संख्या होती है वह एक अणु, परमाणु या आयनों की संख्या होती है। जैसे दोस्तों मैंने आगे मोलों की संकल्पना या मोल कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो मोलों की संकल्पना होती है वो अणु, परमाणु एवं आयनों की संख्या को मापने की, मेजर करने की एक इकाई होती है। तो दोस्तों जो एवोगैड्रो संख्या है वह एक संख्या होती है जो 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम अणु या 1 ग्राम आयन में उपस्थित क्रमशः परमाणु, अणु एवं आयनों की संख्या होती है। तो दोस्तों यदि परमाणु है 1 ग्राम तो उसमें परमाणु की संख्या होगी, अणु है तो उसमें अणु की संख्या होगी और आयन है तो उसमें आयनों की संख्या होगी। तो 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम अणु एवं 1 ग्राम आयन में उपस्थित क्रमशः परमाणु, अणु एवं आयनों की जो संख्या होती है दोस्तों उसे कहते हैं हम एवोगैड्रो संख्या। इस एवोगैड्रो संख्या को हम Na से व्यक्त करते हैं। अब दोस्तों संख्या मतलब नंबर का n और एवोगैड्रो का 1, तो हम इसको Na से व्यक्त करेंगे। और दोस्तों इस एवोगैड्रो संख्या Na का मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23 जो मोलों के 1 मोल के बराबर होता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि 1 ग्राम परमाणु में मोलों की संख्या क्या है, या फिर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या क्या है, तो आपका आंसर रहेगा 6.023 इंटू 10⁻23। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 1 ग्राम अणु में अणुओं की संख्या कितनी है, तब भी आंसर आपका यही रहेगा। यदि क्वेश्चन आप 1 ग्राम आयन से पूछ लिया जाए तब भी हमारा आंसर यही रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने एवोगैड्रो संख्या समझा। अब हम समझेंगे एवोगैड्रो का नियम। इस नियम के लिए एवोगैड्रो ने बहुत सारी गैसों का अध्ययन किया और बहुत सारी गैसों का अध्ययन करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि समान ताप और समान दाब पर गैसों के समान आयतन में जो अणु होते हैं वो समान रहते हैं। क्या बोला दोस्तों मैंने? समान ताप व समान दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। मतलब दोस्तों यदि ये H2 और Cl2 समान ताप और समान दाब पर क्रिया करें तो दोस्तों इसका मान के चलो एक अणु इसका है और एक अणु इसका है, तो यहाँ पर गैसों के आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी। मतलब अगर ये दोस्तों एक एक अणु क्रिया कर रहे हैं तो यहाँ से 2 ही अणु प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि यहाँ पर एक एक अणु क्रिया कर रहे हैं और यहाँ पर 2.5 अणु प्राप्त हो जाए या फिर 1.5 अणु प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं होगा। समान क्रिया कर रहे हैं तो हमें समान ही प्राप्त होगा। यदि यहाँ पर इसके 2-2 अणु क्रिया करते तो यहाँ पर 4 अणु प्राप्त होते। तो दोस्तों ये हमने समझा एवोगैड्रो का नियम। दोस्तों अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।